राधेश्याम ने हाथ रिक्शा बेच दिया और अपने बेटे के लिए कंप्यूटर ले आया। कंप्यूटर देखकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि इसके कारण उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधेश्याम और जानकी का बेटा कॉलेज में पहुंच गया। मेधावी होने के कारण उसे स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन शहर में रहने और खाने का हर महीने का खर्चा उसकी पढ़ाई की राह में रोड़ा बन रहा था। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मुझे अब आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। मुझे काम करना है और आप लोगों की मदद करनी है। अरे मैं कह रही हूँ ना कि तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। तेरे बाबा और मैं हूँ ना। कब तक माँ? आखिर कब तक आप लोग अपना पेट काटोगे मेरे सपनों के लिए? जब तक मैं और तेरे बाबा जीवित हैं। माँ की ये बात सुनकर उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। शाम को उसके बाबा ने 20,000 रुपए उसके हाथ में रखे। उसे कभी ये पता नहीं लगा कि इसमें से आधे पैसे उसके बाबा ने मोटे ब्याज पर उधार लिए थे और आधे पैसे जानकी का मंगलसूत्र बेचकर। बहरहाल समय अपनी छलांग लगाता रहा। जानकी और राधेश्याम की सारी तपस्या का फल उन्हें मिल गया। जानकी और राधेश्याम का बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया और वो उन्हें लेकर शहर में अपने घर आ गया। अरे बाबा रे बाबा, तेरा घर कितना बड़ा है। इतना बड़ा अफसर है मेरा बेटा। घर तो बड़ा होगा ना, हमारी तरह छोटे टूटे फूटे घर में तो नहीं रहेगा ना। अब यही आपका घर है बाबा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी बदौलत हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। राधेश्याम और जानकी का बेटा धीरे धीरे अपने माँ बाबा की सारी तपस्या को भूलने लगा और उसका कारण था बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना। अब उसे अपने गरीब माँ और बाप चुभने लगे थे। वो अपने माँ बाप को इग्नोर करने लगा था। वो उनसे बहुत कम मिलता और ना के बराबर बात करता। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर हमारे मुन्ना को हो क्या गया है। हमारे लिए तो उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे जानकी, तू भी ना बिल्कुल अनपढ़ है, अनपढ़। अरे हमारा बेटा बड़ा अफसर है, उसके पास कितने सारे काम होते हैं। अब वो सारा दिन तो हमारे पास नहीं बैठ सकता ना। क्या अफसर इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास अपने माँ बाप के लिए भी समय नहीं होता है। ये कहते वक्त जानकी की आंखों में आंसू थे। राधेश्याम ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो उससे कहा, अरे पगली, रोती काहे है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा बेटा कितना काम करता है, कितने बड़े बड़े साहब लोगों के साथ उठता बैठता है। सच में कितना बड़ा आदमी बन गया रे हमारा बेटा। ये कहकर वो भी रोने लगा। ये देखकर जानकी ने उसे गले लगा लिया। इस बीच उनके बेटे ने नंदा नाम की लड़की से शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद उसे एक बेटा भी हुआ। उधर नंदा का व्यवहार भी जानकी और राधेश्याम के प्रति बहुत बुरा था। वो उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। एक बार घर में बड़ी पार्टी थी, उसमें शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। उसने अपने माँ और बाबा को एक कमरे में रहने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन जानकी की तबीयत थोड़ी खराब थी। वो अचानक कमरे में बेहोश हो गई। ये देखकर राधेश्याम पार्टी के बीच में दौड़ा दौड़ा आया और अपने बेटे से कहा, तो जल्दी से उसे डॉक्टर के गेस्ट उस समय राधेश्याम को घूरने लगे। उन्हें उस दिन पता लगा कि जिन्हें वे नौकर समझते थे वो तो इनके पिता थे। बहरहाल वो राधेश्याम के साथ कमरे में गया और उन्हें जोरों की डांट पिलाई। आपको मना किया था ना वहाँ आने के लिए, क्यों आए आप वहाँ? तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा। ये देख, वो बेहोश हो गई है, मरी तो नहीं है ना। आपने पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। मिल गया ना चैन आपको, हो गई ना शांति। अपने बेटे की हर एक बात राधेश्याम को चुभ रही थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। उसका बेटा फिर से पार्टी में शामिल होने चला गया।
इधर राधेश्याम खुद अपनी पत्नी को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा वो मर चुकी थी। जानकी, जानकी, ये क्या कर दिया तूने जानकी? मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राधेश्याम का दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो अपने पोते से बहुत प्यार करता था, इसलिए इतना सब होने के बावजूद भी उस घर में वो वापस लौट आया। लेकिन उसके बेटे और बहू ने तो अब उन्हें हमेशा के लिए घर से भगाने का सोच रखा था। देखिए बाबा, अब हमारे पास इतना समय नहीं होता कि आपके आगे पीछे करें। हमें लोगों से मिलना होता है, पार्टी करनी होती है। देखिए माँ तो मर गई है, कल को ऐसा ना हो कि आप भी इसी तरह मर जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको वृद्धाश्रम भेज दे, वहाँ आपकी देखभाल भी ठीक से होगी। रमन जब अपने ऑफिस से आ रहा होता है तभी घर पहुंचने से पहले ही उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। वो फिर बस का इंतजार करने लगता है, तभी उसे एक बस आती दिखाई देती है। रमन बस में चढ़ जाता है और टिकट नहीं लेता। बस में भीड़ होती है तो रमन सोचता है, मैं आज टिकट नहीं लूंगा क्योंकि बस में भीड़ बहुत है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। किसी तरह जब कंडक्टर टिकट के लिए पीछे जाता तो रमन आगे आ जाता और कंडक्टर के आगे आने पर रमन पीछे चला जाता। इस तरह वो टिकट ना लेकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद रमन कुछ अजीब सा कुछ देर बाद बस एक स्टैंड पर रुकती है। तब रमन उस बस के ड्राइवर से पूछता है, मुझे इस बस में डरावनी सी आवाजें क्यों आ रही थीं? ऐसा क्या है इस बस में? इस बस में एक बार एक कंडक्टर को मार दिया गया था। किसने और क्यों मारा उसे? ये उन दिनों की बात है जब उस दिन हमारी बस हिमालय की तरफ जा रही थी। रात बहुत हो गई थी, सर्दियां भी बहुत थी। उस टाइम तो कोहरे से धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, तो हम दोनों उस दिन बस को धीरे धीरे चला के ले जा रहे थे। तभी 4 आदमी आतंकवादी इस बस में चढ़े। लाओ, आप अपनी टिकट के पैसे दो। कंडक्टर ने जब टिकट के पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया और इस बात पर कंडक्टर की उनसे लड़ाई हो गई। सब बहुत गुस्से में थे। जाओ उतरो हमारी बस से, हम आप लोगों को इस बस में नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाओगे? हम इसी बस में बैठ कर जाएंगे। तुझे जो करना है कर ले। क्या करोगे तुम मेरा? मुझे मारोगे क्या? ज्यादा बकवास ना कर, वरना ये चाकू देखा है, एक बार में आर या पार। चुपचाप जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। चल चल, ये धौंस किसी और को दिखाइयो। अभी के अभी उतरो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला देंगे। अभी तुम गुंडे हो गए अपने घर के, यहाँ डराने की जरूरत नहीं है। बस रोको, ये आतंकवादी बस में घुस आए हैं और बिना टिकट लिए ही बैठना चाह रहे हैं। अगर बस रुकी तो तुम सब के सब मारे जाओगे। ये बस अब हमारे अंडर है, बस नहीं रुकनी चाहिए। ये सब देख के बाकी की सवारियां परेशान हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा दिखने लगता है। ड्राइवर सोच में पड़ जाता है कि बस रुकेगी नहीं, क्योंकि टिकट के पैसों से ज्यादा जरूरी सवारियों की जान थी। मारपीट में गुस्से में आतंकवादियों ने उस कंडक्टर को चाकू से मार दिया। तब से वो अब भूत बन गया और तब से उसकी आत्मा इस बस में रहती है और उन आतंकवादियों का इंतजार करती है।
रमन सदमे में आ जाता है और पूछता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ हाँ, यही सच है। लेकिन ये आत्मा मुझे क्यों डरा रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया इसके साथ। तुमने भी शायद टिकट नहीं ली होगी, तभी वो आपको परेशान कर रहा होगा। मैंने भी टिकट नहीं ली। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाय राम, आज तो बच गए। कुछ दिनों बाद जब वो भूतिया बस वहां से निकलकर जाती है, तभी वो 4 बदमाश लड़के उस बस में चढ़ते हैं और बस में बड़ा ही शोर शराबा करते हैं, हंसते हैं और सबको परेशान भी करते हैं। लो भाई, आप चारों भी टिकट लो और उनके पैसे दो। कहते हैं पैसे चाहिए। भाइयों, इस कंडक्टर को देखो तो सही, बड़ा आया टिकट देने वाला। टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। कंडक्टर और उन लड़कों में कुछ देर तक बहस होती है और वो भूतिया कंडक्टर सब सुन और देख रहा होता है। आज मेरे शिकारी मेरे हाथ से मारे जाएंगे। और उस भूतिया कंडक्टर की आत्मा उस कंडक्टर के बहुत ही डरावना हो जाता है और वो अपने भूतिया रूप में आ जाता है। ए, ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ये तो कोई भूत है। ये तो हमें मार ही डालेगा। नहीं, हमें कोई बचाओ, इस भूत से कोई तो बचाओ। याद करो वो दिन जब तुम सबने मुझे इसी बस में बारी बारी से चाकू से मारा था। क्या कसूर था मेरा? मैं तो इसकी तरह ही टिकट के पैसे मांग रहा था तुम सबसे, लेकिन तुम सबने मुझे तड़पा के मारा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। हमें माफ कर दो। हम फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम सब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भागो, कहाँ भागोगे? नहीं जाने दो, मैं छोड़ दो। बस चलती रहती है और भूत उन बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ता, उनको बहुत मारता है। नहीं, अब हमें छोड़ दो। हम अब से किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें मत मारो। नहीं, आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मार कर ही तो मुझे इस आत्मा से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह अंधेरा हो जाता है, जोर जोर से बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, लेकिन बस नहीं रुकती। वो अपनी रफ्तार में चलती रहती है। कुछ देर और चलने के बाद बस एक पहाड़ी पर जाके रुकती है और सुनसान पहाड़ी, भयानक आवाजें और साए हवा चलने लगती है। घना अंधेरा छा जाता है। और उस भूतिया कंडक्टर की आत्मा उस बस कंडक्टर के शरीर को आजाद कर देती है और वो बस कंडक्टर भी बहुत खुश होता है और वो बस भी भूतिया कंडक्टर की आत्मा से मुक्त हो जाती है।